हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टू ऑल। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल जीएस विद वंदना में। तो जैसा कि आजकल आप सभी न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, आजकल चर्चा का टॉपिक है राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है निर्वाचन के लिए या चुनाव के लिए, वोट के लिए, वो सभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप इस तरह की नॉलेज रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो इसे ज़रूर 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 देखें, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये होता है संघीय कार्यपालिका, ठीक है, मीन्स द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंडर आता है सारा टॉपिक्स, मीन्स कि भारत का राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो, और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसका निर्वाचन मंडल मतलब वो कैसे इलेक्शन उसका होता है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स, कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति मतलब उसका प्रोसेस क्या है, निर्वाचन की रीति मीन्स वोट जो होती है उसके लिए उसका प्रोसेस क्या है, इस बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उसके पावर्स, उसके वीटो पावर्स, ठीक है। तो ये वगैरह सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस टॉपिक में इसके अंदर हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो प्रेसिडेंट की योग्यताएं मतलब उसका क्वालिफ़िकेशन एंड उसका निर्वाचक मंडल, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत का राष्ट्रपति, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं तो संविधान में लिखा ही गया होगा ना कि एक इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज मिलता है सारा आर्टिकल 53 का 1, जो उसका पार्ट है 1, उसमें हमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में नॉलेज मिलती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए जिसकी वगैरह उसकी शक्तियाँ और उसके बारे में सब उसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 53(1) में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल, प्लीज़ याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद आता है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इंडिया के लिए, तो ये है आर्टिकल 58 में नोटेड है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल्स, प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान से देखते रहिए, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछी जाती हैं, तो इम्पॉर्टेंट इसको समझिए। तो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे है कि वह होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, सर्वेंट मतलब वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसकी जो एज है 35 ईयर्स उसने कंप्लीट कर लिए होने चाहिए, ठीक है। वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। और कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। उसने 35 ईयर्स देखो कंप्लीट कर लिए होने चाहिए, और लोकसभा का जो मेंबर निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए, 50, जो कि 1970s के पहले 10 और 10 थी, ठीक है। जैसे 50 मतदाताएं अभी होते हैं तो यहाँ पे 10 थी, 10 मतदाताओं के प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाता था 1970 के बाद। उसके बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो उसको संख्या को बढ़ा के 50 मतदाताओं वाला कर दिया गया। और प्रेसिडेंट की जो जमानत राशि है वो है 15,000 रुपये, जो कि पहले 2500 थी। 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत इसको चेंज कर दिया गया और 15,000 रुपये कर दी गई, जो कि पहले 2500 हुआ करती थी। याद रखना, जमानत राशि, ओके। अच्छा, अभी जमानत राशि होती क्या है, तो जमानत राशि वो होती है जब वोटिंग हो गई कंप्लीट, ठीक है, तो वोटिंग का 1/6 भाग अगर नहीं मिलता, वोट पाने वाले कैंडिडेट को अगर 1/6 भाग नहीं मिलता है तो उसकी जो जमानत राशि है मतलब 15,000 रुपये वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। इसीलिए उसे कहते हैं जमानत राशि। तो ये याद रखना, जमानत राशि ये नहीं कि किसी जेल में चले गए जमानत हुई ना, ये है जमानत राशि 15,000 रुपये होते हैं, जो कि जब वोटिंग कंप्लीट हो गई तो वोटिंग का 1/6 भाग पाना ज़रूरी होता है। अगर आपने इतना वोट नहीं पाया, जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है उम्मीदवार कैंडिडेट ने नहीं पाया, तो ये 15,000 रुपये जो कि जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने कार्यकाल में कोई और पद ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। वो सिर्फ राष्ट्रपति के पद पे ही अपना रह कर के कार्यकाल पूरा कर सकता है, कोई और गवर्नमेंट या कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता। और आर्टिकल 57 क्या है? आर्टिकल 57 में है कि राष्ट्रपति दोबारा से री इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार कोई बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है तो दोबारा वो नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 57 में लिखा गया है कि वो री इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये थी सभी राष्ट्रपति की क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, कि वो इंडिया का देख लेते हैं एक बार फिर जल्दी। भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स उसे कंप्लीट कर लिए होने चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए, जो कि 1970 से पहले 10-10 की थी। जमानत राशि उसकी 15,000 जो कि पहले 2500 थी। और 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत ये बढ़ा करके 15,000 कर दी गई, जो कि पहले 2500 हुआ करती थी। जमानत राशि होती क्या है? तो जो वोटिंग के बाद 1/6 भाग वोट का नहीं पा पाने पे उसकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कोई और दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकता है, ये लिखा है आर्टिकल 59 में, ठीक है। और आर्टिकल 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति री इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सब प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मतलब क्या है? निर्वाचक मंडल मीन्स प्रेसिडेंट के जो वोटिंग होती है उसमें कौन कौन से मंडल भाग लेते हैं, मतलब किन किन द्वारा चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का, वो चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आता है दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं ना, सभी राज्यों में पता ही है सभी को कि विधानसभाएं होती हैं, तो वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, ठीक है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मीन्स लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। किसमें? प्रेसिडेंट की वोटिंग में। और 70th अमेंडमेंट क्या कहता है? दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। जो 70th अमेंडमेंट था 1992 में जो हुआ था, वो कहता है, उसमें लिखा गया है कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखिएगा। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, किसमें? प्रेसिडेंट के वोटिंग में। और संसद प्लस राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्यों, कौन से सदस्य? निर्वाचित प्लस मनोनीत, और दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। संसद प्लस राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों और राज्य विधान परिषद के सदस्यों और दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। अब इसमें आप दो वर्ड आए हैं, एक निर्वाचित, दूसरा मनोनीत। तो निर्वाचित और मनोनीत का मीन्स क्या होता है, देखते हैं आगे। देखिए, निर्वाचित कौन से सदस्य होते हैं? निर्वाचित वे सदस्य होते हैं जिसका किसी स्थान या पद के लिए लोगों द्वारा निर्वाचन हुआ हो, वो निर्वाचित सदस्य कहलाता है। वो सदस्य जिसका किसी स्थान या पद के लिए लोगों द्वारा निर्वाचन हुआ हो, वो वहाँ का निर्वाचित सदस्य कहलाता है, ओके। अब आता है मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य कौन होता है? वो सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, वो होते हैं मनोनीत सदस्य। जो ना किसी लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, किसी ग्रुप द्वारा नहीं, डायरेक्टली राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, वो होते हैं मनोनीत सदस्य। और जो व्यक्ति किसी स्थान या पद के लिए, ठीक है, किसी एरिया या पद के लिए लोगों द्वारा निर्वाचित हुआ हो, वो होते हैं निर्वाचित सदस्य, ठीक है, वो निर्वाचित सदस्य कहलाता है। और मनोनीत सदस्य याद रखना, वो सदस्य होता है जो राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, वो होते हैं मनोनीत सदस्य। तो आपको निर्वाचित और मनोनीत का डिफरेंस भी पता चल गया, ठीक है। तो हमने आज देखा प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन,
एंड उसके जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में। और ये याद रखना कि भारत के जो प्रेसिडेंट के बारे में है आर्टिकल 53 के 1 पार्ट में है। तो ये सभी आप आर्टिकल्स और ये जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट इसको पढ़िएगा। और अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और कुछ अगर इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट भी चाहते हैं, जीएस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वीडियो बना करके ज़रूर भेजूँगी, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय।